तो मैं देख रही थी कि इंडियन मीडिया पे चल रहा था कि कोई पाकिस्तान, इंडिया और चाइना के बीच कोई वॉल ना बना दी जाए, तो उसके ऊपर फिर उनके जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है उन्होंने कहा कि नहीं, ये इंप्रेशन जो है वो कुछ अच्छा नहीं जाएगा, यानी कैसे बनाई जा सकती है। तो मैंने कहा मैं साजिद साहब से पूछूंगी कि कहीं मैक्सिको वाली वॉल जैसी कहीं एक दीवार यहाँ पे भी ना खड़ी हो जाए। देखिए, इस पे मेरा जो है, मैं अगर जाती तौर पर मुझे पूछे तो ये एक ओल्ड फैशन आइडिया था डोनाल्ड ट्रंप साहब का वॉल का, और उन्होंने उस पर प्रैक्टिकली काम शुरू कर दिया। हमारे बॉर्डर के ऊपर मसाइल जो थे जिस पे मैं कन्विंस था, वो कन्विंस ये था कि ड्रग्स आती थी बहुत ज्यादा, मैक्सिको से आज भी आ रही है, और इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग थी। डोनाल्ड ट्रंप साहब इज नॉट एंटी इमिग्रेशन, और मैं खुद एंटी इमिग्रेशन नहीं। अमेरिका की खूबसूरती ही माइग्रेंट है, लेकिन उसमें यह था कि हम कहते थे लीगल माइग्रेशन, लीगल इमिग्रेशन को। उसकी वजह से मैं ये सपोर्ट तो करता था स्ट्रॉन्ग बॉर्डर, लेकिन वॉल्स के मैं ज्यादा हक में इसलिए नहीं हूं क्योंकि आजकल के दौर में आलिया, देयर आर अदर वेज टू कंट्रोल इट। आप जियो फेंसिंग कर सकते हैं, आप इलेक्ट्रिक बाड़ लगा दें, आप वहां पे अपनी प्रेजेंस बढ़ा दें, और दूसरी उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वॉल बनाने से बेहतर ये होता है, मैं समझता हूं, आप अपने कंट्री के अंदर लॉज को या आप लॉ एनफोर्समेंट को ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दें तो इमिग्रेंट्स आएंगे नहीं। तो मैं उन चीजों के, क्योंकि वॉल्स के अंदर मैंने देखा है, मैं अब पॉलिटिकल साइंटिस्ट, एंथ्रोपोलॉजी को मैंने बड़े करीब से पढ़ा है, तो वॉल्स जो होती हैं वो माजी में भी जहां बनी है, कोई इतनी, देखिए ईस्ट वेस्ट जर्मनी की वॉल जो है खत्म हो गई, ईस्ट वेस्ट जर्मनी इकट्ठा हो गया। चाइना के दौर के अंदर वॉल थी, तो उनकी वो उस वक्त टाइम था, फॉरेन इन्वेडर्स हमले करते थे तो चाइना की वॉल बनानी पड़ी। लेकिन अब दौर चेंज हो चुका है, मेरे ख्याल में कुछ और वेज भी हैं, आप कंट्रोल कर सकते हैं। इस वक्त अगर पाकिस्तान के हवाले से भारत की पोजीशन देखी जाए तो अल्टीमेटली उन्होंने ये कहना कि टेररिज्म आ रहा है वहां से, और मैं समझता हूं कि वो भी, उसका भी अब वी आर एट द एंड साइड। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान हैज टू गेट आउट ऑफ इट, दे आर ऑलमोस्ट आउट ऑफ इट। अब आजकल तो ये है कि दे आर विक्टिम देमसेल्फ। वो जो कई चीजें क्रिएट की गई थी जब रशिया अफगानिस्तान में आया, और एक जो तालिबानाइजेशन का एक पूरा प्रोग्राम चलाया गया, मुजाहिदीन को क्रिएट किया गया, फिर उससे पैसे बनाए गए, उसके साइड इफेक्ट्स, उसका इंपैक्ट आजकल पाकिस्तान इज फेसिंग एंड सफरिंग। और मेरे ख्याल में उसमें पिछले अदवार के अंदर काफी स्ट्रॉन्ग काम किया गया, रद्दुल फसाद की गई, और अब भी मेरे ख्याल में पाकिस्तान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और दूसरे जो हैं, दे हैव टेकन अ टफ स्टैंड ऑन इट, और वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा मेरे ख्याल में। और दूसरा, मैं हमेशा आई एम अ बिग एडवोकेट ऑफ हैविंग अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद इंडिया एंड ट्रेड विद इंडिया। मेरे ख्याल में अब काफी लोग पाकिस्तान के अंदर भी और एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी लोग ये सोच रखते हैं कि इन द फ्यूचर वी हैव टू मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स ट्रेड, एंड द ओनली वे वी कैन स्टार्ट अ ट्रेड विद अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। मेरे ख्याल में वी विल बी मूविंग। वो आप जो इतना पैसा उस पर जाया करेंगे, और दो साइडों पे, मैं दो साइडों की बात करता हूँ, नेपाल की और पाकिस्तान की। नेपाल के साथ भी भारत का वही रिलेशनशिप है, ट्रेड जरूरी है। नेपाल इज अ लैंड लाइक कंट्री, दे रिलाई ऑन इंडिया फॉर सर्टेन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अगर वहां से दीवार बनाएंगे तो दे विल गिव देम एन एक्सक्यूज टू गो टुवर्ड्स चाइना। वहां पे चाइना और बिल्कुल दोनों ममालिक के अंदर, बल्कि वहां पे नहीं, पाकिस्तान और नेपाल दोनों के वहां पे both countries have pressure on them from the Chinese side. तो जितना भारत उनको मजीद पीछे धकेलेगा, they will move towards China. तो नेपाल भी चाइना की तरफ जाएगा, और पाकिस्तान तो पहले भी चाइना के आसपास ही, पहले भी पाकिस्तान के पास चॉइस ही कोई नहीं। लेकिन ये कि मेरे ख्याल में दीवार ज्यादा मोर एक्सट्रीम हो जाएगी। वो बनारस में थे हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर साहब थे, और बनारस में वहां पे सेंटीमेंट थे शायद लोगों के, वाज एक्सट्रीम। वहां पे हिंदू बेल्ट है, वहां पे लोगों के इस्लाम और पाकिस्तान के बारे में ओपिनियन जरा टफ थी, तो उसमें मेरे ख्याल में वो क्राउड को वहां पे वो दे वर प्लीजिंग देम। प्लस एट द सेम टाइम डोंट फॉरगेट 2024 इज इलेक्शन ईयर इन इंडिया एज वेल। तो मेरे ख्याल में उसके वो सेंटीमेंट्स में दे वर ही वाज ट्राइंग टू सेट अ बेस फॉर दैट एज वेल। ओके, हाँ ठीक है, लेकिन हाँ उन्होंने ये कहा कि नहीं, ये तो सही वो नहीं है। अच्छा, अब इसमें खैर पाकिस्तान और भारत के जो ताल्लुकात हैं उसमें आने जाने की तो ऐसा समझता नहीं है, दीवार को कोई नहीं हो, तो मसाइल और तरह के हैं, और हम जानते हैं उसके लिए दीवार भी सर कुछ नहीं कर पाएगी। अच्छा, एक और चीज ऐड करूंगा। अब हम अमेरिका में अक्सर ये बात करते हैं कि आप 10 फुट लंबी दीवार बनाएंगे, हम 11 फुट लंबी सीढ़ी बना लेंगे, तो वो दीवारें बिल्कुल आपकी ठीक है कि दीवार काम नहीं करती। ये आपको इसके पीछे विल होनी चाहिए, इंटेंशंस होनी चाहिए।
सही, बिल्कुल, यहाँ से सीढ़ी बहुत लंबी बन जाएगी, उससे ज़्यादा लंबी जितनी भी दीवार बनेगी। अच्छा, सर एक और टॉपिक जो है वो ये है, एक तो हम ये देख रहे हैं कि जो ब्रिक्स है उसमें अब बाकायदा सारी इसके ऊपर खबरें आ रही हैं, डिटेल्स आ रही हैं सारी के कई एक कंट्रीज उसमें शामिल होना चाह रही हैं जिसमें चाइना भी है और उसमें पाकिस्तान भी है। कि पाकिस्तान ने भी ये कहा है और पाकिस्तानी मीडिया भी इसको पब्लिश कर रहा है, सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया नहीं, कि पाकिस्तान की भी ख्वाहिश है, उसने कहा है कि हम भी ब्रिक्स में शामिल होना चाहते हैं। आप समझते हैं कि अब इसकी क्या वजह हो सकती है कि अब हमारा ये कहना और उससे हमें क्या फायदा मिलेगा? देखिए ब्रिक्स जो है वो मेरे ख्याल में जो आप देखें, एक तो चाइना उसके पीछे, चाइना वांट्स ब्रिक्स करेंसी सो बैडली, क्योंकि वो डी डॉलराइजेशन और डॉलर को काउंटर करना वो समझते हैं कि उनके लिए बहुत जरूरी है। यहाँ छोटी सी चीज ये ऐड करना चाहूंगा कि इसकी विजन जो थी वो अमेरिका के अंदर से ही आई थी, ब्रिक्स की करेंसी की। उनके जो इसको कंसीव करने वाले थे, फॉर्मर गोल्डमैन सैक्स के चीफ इकोनॉमिस्ट थे जिम ओनील, उन्होंने 2001 के अंदर इसकी विजन दी थी। और मैं समझता हूं कि इस वक्त ब्रिक्स के पीछे सबसे ज्यादा जो इस वक्त ज्यादा कंट्री इंटरेस्टेड है दैट इज चाइना। और इससे नुकसान होगा इस वक्त मुमालिक जो है। दूसरा जो इसकी दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब अभी इन्होंने अमेरिका ने रशिया के ऊपर यूक्रेन वार के बाद जो इन्होंने सैंक्शंस लगाई और चीजें, सबसे ज्यादा इफेक्ट उसको रशिया को किया। इन्होंने उसके $300 बिलियन को सीज कर लिया था। और फिर स्विफ्ट जो इनका अपना जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें रशिया के लिए मुश्किलात आई। फिर उन्होंने इसी तरीके से अपना उन्होंने ऑयल ट्रेडिंग शुरू कर दी, सर्वाइव करना शुरू कर दिया, डिफरेंट इकोनॉमिक वेज उन्होंने नए इजाद किए। तो उसकी वजह से एक दुनिया में ये प्रेशर महसूस किया जाता है कि वी हैव टू, डॉलर इज मैनिपुलेटिंग, अमेरिका इज मैनिपुलेटिंग। तो उसकी बेसिस पे इसकी जरूरत ज्यादा फील की जाती है। तो अब तो मैं समझता हूं कि 19 नए ममालिक हैं जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है जो इंटरेस्टेड हैं इन ब्रिक्स एंड ब्रिक्स करेंसी। तो मेरे ख्याल में ये जो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी की एक अनदर फ्लेवर है। अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी इस वक्त नॉन एग्जिस्टिंग है। चाइना इज ऑन द होराइजन, चाइना इज राइजिंग और अमेरिका हैज नो क्लू अबाउट इट। और दूसरा जो सबसे ज्यादा मैं समझता हूं जो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का सबसे बड़ा धचका है कि रशिया और चाइना अलायंस, और अलायंस इतना बढ़ता जा रहा है कि एलाइज जो अमेरिकन एलाइज दे आर लीविंग देम लाइक फ्लाइज, छोड़ रहे हैं बिल्कुल। और अमेरिका इस वक्त अपने अंदरूनी इंतशार में इतना फंस चुका है कि फॉरेन पॉलिसी। और दूसरा मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि बाइडन ने, एक तो बाइडन एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है, बाइडन 50-55 साल से वॉशिंगटन डीसी के अंदर बैठे, ही इज प्रेडिक्टेबल। उन्होंने एज ए वाइस प्रेसिडेंट सर्व किया ओबामा के साथ। ओबामा के पीरियड के अंदर चाइना और रशिया ने, पुतिन ने अंडरस्टूड व्हाट काइंड ऑफ पॉलिसीज, व्हाट इज देयर माइंडसेट। और आजकल आपको पता है कि हमारे बाइडन साहब इतने ज़हीफ हैं कि उनके साथ एक आदमी होता है मुसलसल जो उनको बताता है कि लेफ्ट टर्न ले लें, आप राइट टर्न ले लें, उनकी हालत अब नहीं है। तो यहाँ पे ये वॉशिंगटन डीसी में कहा जाता है कि बराक ओबामा इज कॉलिंग द शॉट्स। तो बराक ओबामा तो कैलकुलेट थे, पहले सीरिया में पुतिन ने उनको सीरिया में टेस्ट कर लिया था कि ही इज नॉट अ फाइटर गाय, ही इज अ सोशलिस्ट गाय, हिज प्रायोरिटीज आर विद इन यूएस टू डिस्ट्रॉय। अब मैं छोटी सी जो एक बात ऐड करना चाहूंगा जिसमें बराक ओबामा साहब वेरी सक्सेसफुल इन इट, स्कूलों के अंदर बिल्कुल पढ़ाया जा रहा है कि अमेरिका इज नॉट अ गुड कंट्री। The word America is racist. National anthem is racist. What America has given us? This is the open question everyone is asking each other. So the thing is this: what Obama promised this country that I will change the fundamentals of America. He has successfully done it. तो मेरा फैक्ट उसमें जब जनरेशन, दूसरा आप एक और मैं बात बताऊंगा आपको, जब अमीर लोगों के बच्चे बोर होते हैं तो वो इस तरह की बातें करते हैं। तो आजकल बिल्कुल वही हो रहा है। अमीर लोगों के बच्चे हैं वो बिल्कुल सोशलिज्म ट्राई करना चाहते हैं, कम्युनिज्म ट्राई करना चाहते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट को खत्म करना चाहते हैं, हर किस्म की को इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि द कंट्री ग्लोबल, देखें हिलरी क्लिंटन ने एक आइडिया दिया था ग्लोबलाइजेशन, वन करेंसी, नो बॉर्डर्स। सो दिस इज द सोशलिज्म माइंडसेट। एनवायरमेंट वो कहते थे नो। अब देखें मैं एक और मिसाल देना चाहूंगा, यहाँ पे एक्सट्रीम पे जाते हैं हमारे डेमोक्रेट पार्टी वाले। उन्होंने एक नया एक दिया था ग्रीन एग्रीमेंट। अकॉर्डिंग टू द ग्रीन एग्रीमेंट नो एयरप्लेन्स, जहाज खत्म कर दिए जाएंगे।
अब यहाँ के अमेरिका के अंदर इस वक्त लॉ बनाया जा रहा है, कैलिफोर्निया और जिस स्टेट में बैठा हूं, कि कुछ सालों तक यहाँ पे पेट्रोल की गाड़ियां बेचना बैन कर दी जाए। आजकल हमारे एयरपोर्ट ये अपग्रेड नहीं कर रहे। आप एयरपोर्ट पे जाएं तो आप देखेंगे कि मे बी यू आर 50 years बिहाइंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन किस चीज को प्रमोट किया जा रहा है? ट्रेनों, सड़कों की दो दो लेनों को काट के एक लेन पे बाइक बनाई जा रही है। हालांकि इन बेवकूफों को ये नहीं पता कि ये जो आपके जेहन में आइडियल आ रहा है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का, वो छोटे छोटे कंट्रीज, वहां से एक बाइक पे चढ़े तो शाम तक आप पूरा कंट्री क्रॉस कर जाते हैं। यहाँ की अर्बनाइजेशन जब की जाती है तो जेहन में रखा जाता है कि हर हाउस होल्ड के अंदर 2 गाड़ियां होंगी और जो वो हस्बैंड वाइफ होंगे वो तकरीबन 60-70 मील डेली बेसिस पे अपने वर्क प्लेस पर जाया करें। अब यहाँ पे मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा। अगले दिन सिलिकॉन वैली बैंक जो है वो जब बैंकरप्ट हुआ तो उसके बारे में लोगों ने ये बताया था कि उसकी एक रीजन ये थी वर्क फ्रॉम होम कल्चर। अमेरिका के अंदर वर्क फ्रॉम होम कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है। इनको एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।